नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सफलता के रहस्य बाई रमेश चंद मेहरोत्रा पार्ट 27 कंटिन्यू करती हूँ। बच्चों का पालन और मध्य मार्ग। अपने बच्चों को कौन नहीं चाहता, उनकी तरक्की भी कौन नहीं चाहता, लेकिन जो लोग उन्हें केवल लाड़ देते हैं, ताड़ना कभी नहीं देते, वे निश्चय ही उनके भविष्य को बिगाड़ रहे होते हैं। उनकी हर बात को मानना और उन्हें किसी भी प्रकार का अभाव न देना उन्हें दुनिया की सच्चाई से दूर रखना होता है। उनकी सभी इच्छाएं पूरी करना उन्हें डाकू जैसा बनने के लिए रास्ता खोलना होता है। धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि भगवान की ईश्वर ही एकमात्र है, जिसका मतलब यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु अपूर्ण है। इस सत्य को ध्यान में रखते हुए आदमी को बचपन से ही हर क्षण यह याद रखना चाहिए कि बहुत सी बातें नहीं पूरी होने वाली भी होती हैं। यदि बच्चों के संस्कारों में यह जम जाता है कि उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाएगी, तो आगे चलकर उसे कई बार या तो भारी निराशाओं का सामना करना पड़ेगा या वह अपनी हर बात मनवाने की कोशिश में अवांछनीय रास्ते अपनाने लगेगा। उसमें स्वाभाविक अभावों को भी सह पाने की क्षमता नहीं रह जाएगी। वह घोर असंतोषी प्रकृति का बन जाएगा। वह मनमानी करने के नाम पर कभी कभी राक्षस बन जाएगा। वह कभी कभी अपने माता पिता को भी खाने के लिए दौड़ने लगेगा। उसे अपने बचपन की गलत आदतों का अंजाम जीवन भर भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर बच्चों की बहुत कम इच्छाओं को पूरा किया जाना भी गलत है। न्यूनतम आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति हर बच्चे का अधिकार है। साथ ही उसकी अधिकाधिक जिज्ञासाओं का समाधान भी उसे अवश्य मिलना चाहिए, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। जिन बच्चों की हर बात काट दी जाती है, उनका मानसिक विकास सही नहीं हो पाता। उनमें अंदर ही अंदर घुटन पैदा हो जाती है। वो या तो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं या चिड़चिड़े और उग्र व्यवहार के बीमार हो जाते हैं। सबसे अच्छा जीवन मध्यम वर्ग वाला है। बच्चा यह शुरू से जान जाए कि उसकी अनेक इच्छाएं पूरी भी होंगी और अनेक इच्छाएं अधूरी भी रह जाएंगी। उसे प्यार भी खूब मिलेगा, पर गलत जिद पर फटकार भी खूब मिलेगी। उसे उसका ड्यू भाग्य के बहाने से भी मिलना आवश्यक है और संघर्ष के माध्यम से भी। कुपात्रों की सहायता ना करें। मोहल्ले में नगरपालिका निगम की ओर से नाली बनवाने का काम चल रहा था। ठेकेदार के आदमी फावड़े, गेतियां, बाल्टियां आदि तथा सीमेंट की कुछ बोरियां एक साहब के मकान में रख आ रहे थे और जरूरत के हिसाब से वहां आना जाना करते रहते थे। मकान में केवल 2 प्राणी थे। पति के अपनी ड्यूटी पर जाने के बाद भी पत्नी कि घर में दिन भर उपस्थिति के कारण ठेकेदार के सामने की देख स्वतः हो जाती। किसी भी तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। 5 दिन बाद छठी सुबह पत्नी का अपनी बेटी के यहाँ 3-4 दिन के लिए बाहर जाना हुआ। जब उस दिन ठेकेदार के आदमी काम पर आए तो पति ने उन्हें स्थिति बताते हुए उनसे कहा कि मेरे ड्यूटी पर जाने के बाद चूंकि घर में ताला लगा रहेगा, इसलिए आप लोग सामान को किसी और के मकान में रखवा दें। जवाब में ठीक है कहकर उन लोगों ने सामान 2 मकान आगे पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पति महोदय घर के भीतर जाकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने लगे। इस बीच उन लोगों ने इस बात से चिढ़कर कि उन्हें इस अतिरिक्त धुलाई से असुविधा हो रही है, मकान में लगा एक बहुत खूबसूरत फूलों वाला पेड़ बुरी तरह तोड़ डाला। वे लोग जानते थे कि उस पेड़ को पाल पोस कर 2 साल में उतना बड़ा किया गया था। मकान वाला हाय हाय करता रह गया। ठेकेदार के आदमियों ने यह निम्न स्तरीय हरकत तब भी कर दिखाई जब इन्हें इस मकान में हाथ पैर धोने और बार बार पीने का पानी देने का भी पूरा ध्यान रखा गया था।
इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? एक सज्जन की प्रतिक्रिया है कि जिसने वह पेड़ तोड़ा उसका हाथ तोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरे महोदय की प्रतिक्रिया है कि उनका हाथ तो आगे पीछे स्वयं टूटेगा ही, क्योंकि ऐसे गलत काम करने की चूंकि उनकी आदत ही है, इसलिए वे अपनी करनी से कहीं और कभी जरूर सजा पाएंगे। तीसरे व्यक्ति ने प्रतिक्रिया में शेख सादी का यह कथन दोहरा दिया कि कृतज्ञ व्यक्ति वफादार कुत्ते से भी बदतर होता है। यदि मकान मालिक चाहता तो ठेकेदार का सामान अपने यहाँ रखने और उसकी चौकीदारी करने से पहले दिन ही मना कर सकता था, उसे पूरा हक था। पर उस समय वह अपनी सज्जनता के कारण यह भूल गया था कि हम संसार में रहते हैं, स्वर्ग में नहीं। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हम विश्वास कभी ना करें कि हमारे अच्छे होने से हमारे प्रति हर व्यक्ति का व्यवहार अच्छा ही होगा। यदि ऐसा होता तो गांधी जी 100 साल तक अवश्य जीते। यदि ऐसा होता तो आदमी को भगवान की जरूरत न पड़ती। जिंदगी में हमारे लिए बहुत सा अच्छा करने के लिए है। जिंदगी में हमारे लिए बहुत सा अच्छा करने के लिए हैं। हम कुपात्रों की सहायता न करें। हम भेड़ियों को पालने का काम न करें। हम भैंसों को गाना सिखाने में अपना श्रम और समय खराब न करें। मुसीबत के बीज बोना। एक साहब ने 3 साल पहले अपना मकान बनवाया जो कच्ची सड़क से थोड़ा हटकर था। मकान और सड़क के बीच में एक अन्य ऐसे व्यक्ति का प्लाट था जो किसी दूर के गांव का निवासी था। मकान के साइड में भी खाली जगह थी। साहब ने अपने यहाँ की नालियों के पानी को 3 साल तक पड़ोस के प्लाट तथा खाली जगह में लावारिस फैलने और भरने दिया, जहाँ से वह इधर उधर बहकर कम ज्यादा सड़क के किनारे की कच्ची नाली में चला जाता था। लेकिन शेष रुके हुए पानी से वहाँ गहरी कीचड़ का मैदान जैसा बन गया। साहब उसे देखकर भी मस्त रहते थे, क्योंकि वह उनके मकान की दीवार को नहीं छू रहा था। सड़क की नाली के दिन फिरे, वह पक्की की गई। सड़क भी काफी ऊंची हो गई। मुंडेरदार नाली को कीचड़ के गड्ढेनुमा मैदान से ऊंचा होना ही था। फलस्वरूप उन साहब का मकान बढ़ते हुए गंदे पानी आदि से चारों तरफ से घिरने लगा, क्योंकि पानी की थोड़ी भी निकासी सड़क की नाली के माध्यम से होनी बंद हो गई। साहब ने 3 साल तक दूसरों की परवाह नहीं की, खुद 3 सप्ताह में ही बुरी तरह फंस गए। यदि वे दूसरे के प्लाट और साइड की जगह का ध्यान रखते हुए अपने मकान पर 2-2.5 लाख खर्च करने के साथ सिर्फ 2-2.5 हजार और खर्च करके उस समय या तो उस मकान के आंगन में ही 100 फीट बनवा लेते या फिर उनकी नालियों को साइड से एक नाली बनवाकर सड़क की नाली से जुड़वा देते तो इस समय के भीषण संकट में न फंसते। जो लोग अपने आसपास वालों की परेशानी के बारे में नहीं सोचते, जो लोग केवल वर्तमान क्षणों के बारे में सोचते अर्थात जरा भी दूरदर्शिता नहीं दिखाते, जो लोग बहुत बड़ा खर्च करके भी छोटे से अत्यावश्यक खर्च को करने में चालाकी भरी कंजूसी दिखाते हैं, वे अपने भविष्य के लिए मुसीबत के बीज बोते हैं। सफाई की जिम्मेदारी। अपने मकान की सफाई तो कुछ लीचड़ आदमियों को छोड़कर प्रायः सभी लोग करवाते या करते रहते हैं, और मकान के सामने की सफाई भी कुछ लोग करवाने में रुचि लेते हैं, पर उसके आगे पीछे कुछ अधिक दूरी तक वे क्षेत्र की स्वेच्छा से सफाई करने वाले आदमी मुश्किल से ही दिखता है। फिर ऐसे सार्वजनिक स्थलों की तो और भी दुर्गति होना जरूरी है, जिनका इंचार्ज अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक से नहीं निभाता। अधिकतर सार्वजनिक स्थल ऐसे मिलते हैं
जिनकी नगण्य सफाई के लिए भी सामान्य जन कतई हाथ नहीं लगाते। वे उन्हें सिर्फ गंदा करने के लिए पैदा हुए थे। उदाहरण के लिए मूत्रालयों और शौचालयों में पानी की व्यवस्था होने के बावजूद वे विसर्जन के उपरांत स्थान विशेष पर पानी डालने के काम को अपनी साहिबी के हिसाब से बहुत निम्न स्तर का समझते हैं, और वही लोग वहाँ पिछले इस्तेमालियों द्वारा छोड़ी गई गंदगी व बदबू को देखकर त्यागियों को बुद्धिहीन और असभ्य कहते नहीं थकते। ऐसे लोगों को सदा अपनी ही सुविधा और अपनी ही बात सही दिखती है। जरा टटोलिए कि क्या आप भी ऐसे असामाजिक जमादराजों में शामिल हैं? अनपढ़ गंवारों की बात छोड़िए, एक शिक्षा संस्थान की बात है कि वहाँ के केवल पुरुषों के लिए प्रधान कक्ष में एक दिन संस्थान के एक सही आदमी ने प्रवेश द्वार के पास कुछ अंदर को बीचों बीच फेंका गया एक बड़ा सा फटा लिफाफा बाहर से देखा। अपनी सहज आदत के अनुसार वे उसे उठाकर कोने में रखी कूड़े की टोकरी में डालने के लिए बढ़े ही थे कि एक सज्जन उन्हें किसी जरूरी काम से अपने साथ आगे बढ़ाते हुए ले गए। सही आदमी ने बताया कि वह लिफाफा अगले दिन तक वैसा ही पड़ा रहा, जबकि कक्ष में उतनी अवधि में कई दर्जन छात्र, अध्यापक और अन्य कर्मचारी आते जाते रहे थे। क्या हाल है हमारे पढ़े लिखे लोगों का? ऐसा नहीं हो सकता कि उस कूड़ा लिफाफे पर हर आने जाने वाले की नजर न पड़ी हो, लेकिन प्रत्येक की कुशाग्र बुद्धि ने तत्काल यह फैसला कर लिया होगा कि यदि उसने लिफाफा उठाकर कूड़े की टोकरी में फेंका तो उसकी सारी इज्जत भी उस टोकरी में जा पड़ेगी। पता नहीं हमारा प्रबुद्ध वर्ग कब इस कुंठा में जीता रहेगा कि वैसा काम केवल भंगी का है। यदि हमने अपनी इस प्रकार की मनोवृत्ति नहीं बदली तो हम हमेशा बाहरी गंदगी से घिरे रहेंगे और जीवन भर दूसरों को दोष देते रहेंगे कि वे सफाई क्यों नहीं करवाते। घर के बाहर चलने के लिए भी अपने ही पैरों की पहली जरूरत होती है। दिल से अच्छा आदमी। जब हम किसी के लिए कहते हैं कि वह आदमी दिल से अच्छा है तो उसका मतलब यह होता है कि वह ऐसे लोगों से भिन्न है जो अपनी शक्ल सूरत से, धन संपत्ति से, विद्वता से या ऊपरी व्यवहार से भले ही अच्छे हों पर निष्कपटता के साथ दूसरों का ध्यान रखने वाले नहीं होते। दिल से अच्छा आदमी वही माना जाता है जो दूसरों के लिए अच्छा होता है, वरना अपने लिए अच्छे तो सभी होते हैं। दूसरों के लिए अच्छा होने के लिए व्यक्ति में बहुत से गुणों का होना अनिवार्य है, जैसे उदारता, त्याग की भावना, सहनशीलता, मृदुभाषिता, सामाजिक उत्तरदायित्व बोध और तदनुसार सक्रियता, कर्तव्यपरायणता, पक्षपातहीन व्यवहार और अच्छाई में ईमानदारी के साथ निष्ठा आदि। हम में से अधिकतर लोग हर ऐसे व्यक्ति को दिल से अच्छा कह देते हैं जो हमारे और उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन यह दृष्टिकोण सीमित है। हम स्वार्थ के तराजू को अंतिम न माने। असल में अच्छा वह है जिसे अधिकाधिक लोग अच्छा माने। अच्छे लोग अच्छा माने और सरल, निश्चल एवं ईमानदार लोग अच्छा माने। संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं होता। दूसरे शब्दों में अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता जिसे सब लोग अच्छा माने। इसका कारण यह है कि हर आदमी कम ज्यादा गलतियों का पुतला है। मनुष्य में सदा नैसर्गिक रुचि भेद रखता है और सभी लोगों का सामाजिक दायरा और परिवेश भिन्न रहता है। दिल से अच्छा होना बहुत ही बड़ी बात है। उसके लिए अत्यधिक साधना की जरूरत है। ऐसा आदमी दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। बुरे लोग अपनी बुराई के शिकार होकर समाज के साफ सुथरे वर्ग के द्वारा खुद तिरस्कृत होते रहते हैं। यदि हमें स्वयं को दिल से अच्छा आदमी बनाना है तो उसका आसान लगने वाला तरीका यह है कि हम दूसरों के सिर्फ गुणों को देखें और अपने सिर्फ अवगुणों को देखें।
अपने गुणों को देखने का ठेका दूसरे को दें। आत्मकथाएं और जीवन व्रत। किसी ईमानदार आत्मकथा का मूल व्यक्तिगत कम सामाजिक अधिक होता है। उसे प्रायः वही लोग लिखते हैं जिन्हें लिखना आता है और जिनके खाते में कुछ ऐसी उपलब्धियां होती हैं जिनसे दूसरों को कुछ प्रेरणा मिल सके। वे जनहित के लक्ष्य से अपने दोष भी नहीं छिपाते। यदि आत्मकथाएं न लिखी जाती तो हमें आत्मकथाकारों के जीवन के न जाने कितने ऐसे तथ्यों का पता न चल पाता जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए विविध संदेशों, उपदेशों और वर्जनाओं का काम करते हैं। इतिहास को पुष्ट करने की दिशा में भी आत्मकथाओं का योगदान स्वयं सिद्ध है। बायोडाटा या जीवन वृत्त को आत्मकथा का लघुतम प्रकार कहा जा सकता है। उसे आवेदन और निवेदन का ऐसा रूप माना जाना चाहिए जिसके आधार पर प्रस्तुतकर्ता स्वयं को समाज में स्थापित करना चाहता है। वह चाहता है कि उसे अधिकाधिक लोग जाने। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पुस्तकों के फ्लैग पर भी लेखक का संक्षिप्त जीवन वृत्त इसलिए छापा जाता है कि पाठक वृंद पुस्तक खोलते खोलते कम से कम इतना जरूर जान ले कि लेखक आदमी है या पजामा। यदि आपकी आंखों के सामने किसी का जीवन वृत्त आता है तो नाराज मत होइए और उसे विज्ञापन मानिए। हर विज्ञापनदाता अपना माल खपाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है, खूब प्रचार करता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको विज्ञापित सामग्री में से क्या पसंद आता है और क्या नहीं। यदि सामग्री आपके काम की है तो आप विज्ञापन को देखकर खुश हो सकते हैं, लेकिन यदि वह आपके काम की नहीं है तो आप अपनी मूंछों पर ताव देकर सीधे अपने शयन कक्ष में जा सकते हैं। किसी का जीवन व्रत किसी की खुशी का बानक होता है और किसी की ईर्ष्या को बढ़ा सकता है। खुशी का बानक उसके लिए जिसे किसी की तरक्की देखकर ईर्ष्या नहीं होती, और ईर्ष्या का उत्पादक वर्धक उसके लिए जिसे किसी की तरक्की देखकर खुशी नहीं होती। हर आदमी की करनी उसके हाथ में है। आप तो बस कर्म करते रहिए, फल समाज देगा। आत्मकथाओं और जीवन वृत्तों से परहेज मत कीजिए, न अपने न दूसरों के। अच्छे और बुरे कर्मों के समाज में लोग भी अच्छे और बुरे होते हैं। हर आदमी अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और सीमाओं के हिसाब से ही तथ्यों का मूल्यांकन करता है। यदि आप मोती हैं तो आपको हंस चुनेंगे ही और हंस ही चुनेंगे। यदि आप विष्ठा हैं तो आपकी कद्र केवल कौवे करेंगे। और मोती का मूल नहीं जानते बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानते, गंधर्व संगीत का रस नहीं जानते। थैंक यू।